आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 13 ऑफ सीपीसी। इस ऑर्डर में रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 11 तक दिए गए हैं। यहाँ पर ऑर्डर नंबर 13 जो है वो डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न से संबंधित है और रूल नंबर 11 में ये बात क्लियर की गई है कि भाई जितना ऑर्डर नंबर 13 के रूल्स डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न के ऊपर अप्लाई होते हैं, उतना ही ये उस मटेरियल ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न के ऊपर अप्लाई होंगे जिसको एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि ऑर्डर नंबर 13 के सारे रूल डॉक्यूमेंट के ऊपर जितना अप्लाई होता है उतना ही अप्लाई होंगे उस मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये बात आपकी रूल नंबर 11 में कही गई है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर नंबर 13 को थोड़ा और खोल के देखें तो इससे आपको ये पता चलता है कि भाई जो ऑर्डर 13 है ये डॉक्यूमेंट के एडमिशन और रिजेक्शन इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि भाई अगर कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट उसको एडमिट कर लेगी, मतलब कोर्ट उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना लेगी सूट के। और अगर कोई डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट है या फिर इनएडमिसेबल है तो कोर्ट उसको क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, एडमिट करने से रिजेक्ट कर देगी। तो ये सब चीजें इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है ऑर्डर नंबर 14 के तहत इश्यूज को फ्रेम किया जाता है। तो इसीलिए जो आपके ऑर्डर दिए गए हैं ऑर्डर 10 से लेकर ऑर्डर 13 तक, ये सारे ऑर्डर इश्यूज को फ्रेम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, क्योंकि इन ऑर्डर में जो प्रोसीजर दिया गया है उनको फॉलो करके ऑर्डर 14 तक हम जैसे पहुंचते हैं हमारे सामने रियल पॉइंट ऑफ इशू आ जाता है कि जिसको हमने ट्राई करना है। इसीलिए ये सारे के सारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर 10 में हमने जाना था कि जो पार्टीज हैं उनको कोर्ट एग्जामिन करती है और जो इशू है पार्टीज के बीच में उसको असर्टेन करती है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी क्या है। फिर इसके बाद ऑर्डर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन से संबंधित प्रोविजन। ऑर्डर नंबर 12 में हमने एडमिशन से संबंधित रूल्स डिस्कस किए थे। अब ऑर्डर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो जो कि डॉक्यूमेंट या फिर किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट जिसको एविडेंस में प्रोड्यूस किया जा सकता है उसके प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिजेक्शन से संबंधित है। तो इस ऑर्डर में जो भी रूल्स दिए गए हैं इनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो पार्टीज हैं यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट और या फिर उनके रेस्पेक्टिव लीडर, इनमें से कोई भी, या तो पार्टीज या फिर उनके रेस्पेक्टिव लीडर क्या करेंगे, इश्यूज के सेटलमेंट से पहले या फिर इश्यूज के सेटलमेंट के दौरान प्लेंटिफ ने प्लेंट में ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 14 के तहत जिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कॉपीज क्या की थी, प्लेंट के साथ फाइल की थी, या फिर ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 1A के तहत डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कॉपीज क्या की थी, फाइल की थी। अब उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ओरिजिनली क्या करेंगे, ये कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे इश्यूज के सेटलमेंट के दौरान या फिर इश्यूज के सेटलमेंट से पहले। ये कहा गया है रूल नंबर 1 के सब रूल 1 में। और सब रूल 2 में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है वो उन डॉक्यूमेंट को जो कि प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट या फिर उनके रेस्पेक्टिव लीडर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको वो रिसीव करेगी ही करेगी, प्रोवाइडेड दैट वो भी तभी जब वो उस एक्यूरेट लिस्ट के साथ अकम्पनीड होंगे जो कि प्रिपेयर की गई है उस फॉर्म में, जैसा कि हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। और सब रूल 1 के तहत जो बात हमने आपको बताई है वो बात अप्लाई नहीं होगी उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कि अदर पार्टी के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर वो डॉक्यूमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए हैंड ओवर किए जाते हैं, उनके ऊपर सब रूल 1 में जो बात हमने बताई आपको वो अप्लाई नहीं होगी। ये कहा गया है सब रूल 3 में। अब यहाँ पर रूल नंबर 2 जो है ये ओमिट किया जा चुका है। अब अगर हम बात करें रूल नंबर 3 की तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी स्टेज पर सूट की क्या कर सकती है, उन डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर सकती है जिनको वो कंसीडर करती है कि भाई वो इररेलेवेंट है या फिर जिनको वो कंसीडर करती है कि ये इनएडमिसेबल है। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 के तहत अगर
जो कोर्ट है वो सूट की किसी भी स्टेज पर किसी डॉक्यूमेंट को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया है कि भाई वो इररेलेवेंट है या फिर इनएडमिसिबल है, तो भाई वो अपने रिजेक्शन के ग्राउंड्स भी क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी कि भाई किन ग्राउंड्स पर वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्टली अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो रूल नंबर 4 में ये कहा गया है कि जो सब रूल 2 है, अभी हम पढ़ेंगे रूल नंबर 4 का, उसके सब्जेक्ट में रहते हुए, उसमें जो प्रोविजन दिया गया है, उसमें जो बात कही गई है उसके अधीन रहते हुए ये कहा गया है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट किए जाएंगे एविडेंस में, सूट में, तो उन पर कुछ पर्टिकुलर्स एंडोर्स किए जाएंगे, जैसे कि द नंबर एंड टाइटल ऑफ द सूट एंड द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, उस पर्सन का नाम जिसने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है, और वो तारीख जिस तारीख को डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है, और ये स्टेटमेंट में इंडोर्स की जाएगी कि भाई इस डॉक्यूमेंट को क्या कर लिया गया है, एडमिट कर लिया गया है, और जो इंडोर्समेंट लगाई जा रही है वो साइंड होगी या फिर इनिशियल्ड होगी बाय द जज। अब यहाँ पर सब रूल 2 में ये कहा गया है कि अगर जो डॉक्यूमेंट क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, वो कोई बुक या फिर कोई अकाउंट या फिर कोई रिकॉर्ड में की गई एंट्री है, और उसको अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 क्या कर लिया गया है, ओरिजिनल से सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है एक कॉपी में, मतलब उसकी कॉपी निकाल ली गई है, तो अब उस कॉपी के ऊपर भी जो जज है वो एंडोर्समेंट करेगा, वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स जो कि अभी हमने सब रूल 1 में पढ़े थे, द नंबर एंड द टाइटल ऑफ द सूट, द नेम ऑफ द पर्सन प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट, द डेट ऑन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड, और ये स्टेटमेंट कि भाई जो ये डॉक्यूमेंट है इसको क्या कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया है, एंड जो एंडोर्समेंट होगी वो साइंड या फिर इनिशियल्ड होगी बाय द जज। और यहाँ पर ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि रूल नंबर 4 के तहत एंडोर्समेंट करना मैंडेटरी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट किया जा रहा है तो उसको एंडोर्स करना उस तरीके से जैसे कि रूल नंबर 4 में बताया गया है जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये केस था, ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है, बस लाइंस इंपॉर्टेंट है। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि कोई भी डॉक्यूमेंट तब तक एडमिट किया गया नहीं माना जाएगा एविडेंस में जब तक कि उसको एंडोर्स ना कर दिया गया हो रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 5 में ये कहा गया है कि बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 में अगर कुछ और ही प्रोवाइड किया गया है तो उसको सेव करते हुए, उसके सिवाय उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके सिवाय ये कहा गया है यहाँ पे सब रूल 1 में कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि एविडेंस में, सूट में एडमिट किया गया है, वो किसी लेटर बुक या फिर शॉप बुक या फिर किसी अदर अकाउंट जो कि करंट यूज में रहता है की गई कोई एंट्री है, तो इस सिचुएशन में जिस पार्टी के बिहाफ में उस बुक को या फिर अकाउंट को क्या किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, वो पार्टी क्या कर सकती है, उस एंट्री की कॉपी फर्निश कर सकती है। क्योंकि भाई जो शॉप बुक है या फिर लेटर बुक है या फिर कोई अदर अकाउंट है जो करंट यूज में रहता है, जिसका डेली उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर एंट्री वगैरह जैसे करी जा रही है डेली, तो अगर उसको कोर्ट में लाकर रख देंगे, और जैसे कि पता है प्रोसीडिंग लंबी चलती है खूब, और वो कोर्ट में ही रहेगा डॉक्यूमेंट, तो इस सिचुएशन में अब जो एंट्रीज है वो कहां पर करेंगे। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर जो डॉक्यूमेंट एडमिट किया गया है एविडेंस में वो कोई लेटर बुक, शॉप बुक या फिर अदर अकाउंट जो कि करंट यूज में रहता है उसमें की गई कोई एंट्री है, तो तब जिस पार्टी के बिहाफ में उस बुक को या फिर उस अकाउंट को प्रोड्यूस किया गया था, वो पार्टी उस एंट्री की कॉपी क्या कर सकती है, फर्निश कर सकती है, उसकी एक कॉपी फर्निश कर सकती है। और यहाँ पर सब रूल 2 में ये कहा गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी पब्लिक रिकॉर्ड में की गई एंट्री है जो कि पब्लिक ऑफिस से क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, या फिर पब्लिक ऑफिसर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, या फिर वो डॉक्यूमेंट किसी बुक या फिर अकाउंट में की गई एंट्री है जो कि उस पार्टी के अलावा जिसके बिहाफ में उस बुक या फिर अकाउंट को प्रोड्यूस किया गया है किसी और ही पर्सन को बिलोंग करता है, तो इस सिचुएशन में अगर जो रिकॉर्ड है या फिर बुक है या फिर अकाउंट है वो पार्टी के बिहाफ में प्रोड्यूस किया गया, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो रिक्वायर कर सकती है उस पार्टी से कि वो पार्टी क्या करे, उस एंट्री की कॉपी फर्निश करे। और अगर वो रिकॉर्ड, बुक या फिर अकाउंट कोर्ट के किसी ऑर्डर के ओबीडियंस में प्रोड्यूस किया गया था, किसी ऐसे ऑर्डर के ओबीडियंस में जो कि कोर्ट ने खुद ही दिया था, जो कि कोर्ट ने सुओ मोटो दिया था, तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो रिक्वायर कर सकती है दोनों पार्टी से या फिर किसी भी पार्टी से कि आप क्या करो, उसमें की गई जो एंट्री है उसकी कॉपी फर्निश करो। जैसे कि अभी हमने सब रूल 1 पढ़ा, सब रूल 2 पढ़ा,
तो यहाँ पर अगर क्या कर दिया जाता है, एंट्री की कॉपी फर्निश कर दी जाती है, तो जो कोर्ट है वो क्या करेगी, वो ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 17 में जो तरीका मेंशन है उस तरीके से कॉपी को एग्जामिन करेगी, कंपेयर करेगी, सर्टिफाई करेगी और एंट्री को मार्क कर देगी। और जो बुक है और जो काउंट है और जो रिकॉर्ड है जिससे वो निकाली गई है एंट्री, उसको वो उस पर्सन को रिटर्न कर देगी जिसने उसको प्रोड्यूस किया था। ये कहा गया है सब रूल 3 में। जैसे कि रूल नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि जो कोर्ट है वो किसी डॉक्यूमेंट को जिसको वो रिगार्ड कर रही है, कंसीडर कर रही है कि भाई ये इनएडमिसिबल है या फिर ये इररिलेवेंट है, वो सूट की किसी भी स्टेज पर उसको रिजेक्ट कर सकती है। और अगर वो उसको रिजेक्ट कर रही है तो वो क्यों रिजेक्ट कर रही है, इस चीज का वो रीजंस भी रिकॉर्ड करती है रूल नंबर 3 के तहत। अब रूल नंबर 6 में कहा गया है कि भाई जिन डॉक्यूमेंट को कोर्ट रिजेक्ट करती है उनको वो एंडोर्स करेगी। जैसे कि रूल नंबर 4 के तहत एंडोर्समेंट किया जा रहा था उन डॉक्यूमेंट का जिनको एडमिट किया जा रहा है, तो उसी तरीके से उन डॉक्यूमेंट को भी क्या किया जाएगा, एंडोर्स किया जाएगा जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जो एंडोर्समेंट किया जाएगा उसमें एक तो नंबर ऑफ द सूट एंड टाइटल ऑफ द सूट ये मेंशन होगा और उस पर्सन का नाम जिसने क्या किया है, डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया है, और डेट डली होगी कि भाई जिस तारीख को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया था वो डेट भी इंडोर्स की जाएगी। और लास्ट में ये स्टेटमेंट एंडोर्स की जाएगी कि जो डॉक्यूमेंट है उसको रिजेक्ट किया जा चुका है, और जो एंडोर्समेंट है वो साइन होगा, इनिशियल्ड होगा बाय द जज। यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट को एडमिट जब किया जाता था ना रूल नंबर 4 में, तो वहां पर लास्ट में ये स्टेटमेंट एंडोर्स की जाती थी कि ये डॉक्यूमेंट एडमिट किया जा चुका है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, तो लास्ट में ये स्टेटमेंट एंडोर्स की जाती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। बस डिफरेंस इतना है। रूल नंबर 7 में ये कहा गया है कि जो कोर्ट है लाइक जैसे कि डॉक्यूमेंट को एडमिट कर दिया, तो अब जब डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है तो उसका क्या सीन होगा आगे, ये कहा गया है कि हर एक डॉक्यूमेंट जो कि एडमिट किया जा रहा है एविडेंस में, या फिर अगर कोई कॉपी जो कि ओरिजिनल का सब्स्टिट्यूट है रूल नंबर 5 के तहत उसको एडमिट किया जा रहा है, तो भाई वो सूट के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएंगी। और वो डॉक्यूमेंट जिसको एडमिट नहीं किया गया है, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, वो सूट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेंगे और उनको उस पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा जिन्होंने उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया था, उनको वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। रूल नंबर 8 में ये कहा गया है कि ऑर्डर नंबर 13 के रूल नंबर 5 और रूल नंबर 7 और ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 17, यहाँ पर चाहे कोई भी बात क्यों ना लिखी हो, उसके होने के बावजूद भी जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ सफिशिएंट कॉज है, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर बुक जो कि कोर्ट के समक्ष क्या की गई थी, प्रोड्यूस की गई थी किसी सूट में, कि भाई उसको क्या कर लिया जाए, उसको इम्पाउंड कर लिया जाए, उसको रख लिया जाए और उसको कैप्ट कर दिया जाए इन द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट उस पीरियड के लिए और उन कंडीशंस के सब्जेक्ट में जो कि कोर्ट को सही लगता है। रूल नंबर 9 में ये कहा गया है कि अगर मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया था, और चाहे आप सूट की पार्टी हैं चाहे आप सूट की पार्टी नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया और वो डॉक्यूमेंट एडमिट किया जा चुका है और सूट के रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। अगर आप चाहते हैं उसको वापस लेना, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि वो डॉक्यूमेंट रूल नंबर 8 के तहत इम्पाउंड किया गया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप क्या चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को वापस लेना चाहते हैं जो कि रूल नंबर 8 के तहत इम्पाउंड नहीं किया गया है और वो एडमिट किया जा चुका है सूट में और रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है, तो आप उसको वापस लेने के लिए एंटाइटल होंगे। कब? अगर जो सूट है वो ऐसा था जिसकी अपील अलाउड नहीं होती थी, तो तब आप एंटाइटल होंगे जैसे ही सूट डिस्पोज ऑफ हो गया, जैसे सूट का निपटारा हो गया। लेकिन अगर सूट की अपील क्या होती है, अलाउ होती है, तो दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये कि अगर अपील डालने का जो टाइम पीरियड था वो इलैप्स हो गया, वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया, अपील नहीं डाली गई, तो इस सिचुएशन में जैसे
अपील प्रेफर करने के लिए जो टाइम था वो इलैप्स हो जाता है, उसके बाद आप एंटाइटल होंगे डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए। और अगर अपील प्रेफर्ड कर दी जाती है तो जैसी अपील डिस्पोज ऑफ हो जाती है उसके बाद आप एंटाइटल होंगे डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए। और यहाँ पर ये चीज भी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड बताया गया है कि इसके बाद आप डॉक्यूमेंट लेने के लिए हकदार होते हैं, अगर इससे पहले आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट को लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस लेना, तो इस सिचुएशन में प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि आप ले सकते हैं वापस, वो भी तब जब आप जो प्रॉपर ऑफिसर है कोर्ट का उसको क्या कर देते हैं। अगर आप सूट की पार्टी हैं तो उस सिचुएशन में ओरिजिनल का सब्स्टिट्यूट एक सर्टिफाइड कॉपी प्रॉपर ऑफिसर को दे देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। या फिर अगर आप सूट की पार्टी नहीं है, कोई और पर्सन है, तो इस सिचुएशन में जो ओरिजिनल है उसकी ऑर्डिनरी कॉपी, जिसको ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 17 के सब रूल 2 के तहत जो मैनर बताया गया है उस मैनर में एग्जामिन किया जा चुका है, कंपेयर किया जा चुका है, सर्टिफाइड किया जा चुका है, उस ऑर्डिनरी कॉपी को आप प्रॉपर ऑफिसर को डिलीवर करके ओरिजिनल के सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर आप डिलीवर कर देते हैं तो तब आप जो टाइम हमने पहले डिस्कस किया था उस टाइम से पहले डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल उसको वापस ले सकते हैं। और आपने अंडरटेकिंग देना होगा कि भाई जब कोर्ट रिक्वायर करेगी तो हम ओरिजिनल प्रोड्यूस कर देंगे। और आगे प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं किया जाएगा जो बाय फोर्स ऑफ डिग्री क्या बन गया है, पूरी तरीके से वॉइड और यूजलेस, क्योंकि अगर उसको वापस कर देंगे तो पार्टी उसका मिसयूज कर सकती है, तो इस वजह से उसको रिटर्न ही नहीं करेगी कोर्ट। फिर उसके बाद सब रूल 2 में लिखा है ऑन द रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिट किया गया था ना एविडेंस में, उसको जैसे रिटर्न किया जाएगा तो जिस पर्सन को वो दे रहे हैं वो क्या करेगा, बदले में रिसिप्ट देगा कि उसको रिसीव हो गया है डॉक्यूमेंट। ये कहा गया है रूल नंबर 9 में। रूल नंबर 10 में बस इतना कहा गया है कि भाई जो कोर्ट है वो स्व मोटो मतलब अपने आप ही, या फिर अगर मान लो कोई पार्टी अप्लाई कर रही है तो उसके एप्लीकेशन पर अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करते हुए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या कर सकती है, या तो अपने ही रिकॉर्ड से या फिर किसी दूसरी कोर्ट के रिकॉर्ड से किसी दूसरे सूट या प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड को क्या कर सकती है, मंगवा सकती है और उनका इंस्पेक्शन कर सकती है, उनका निरीक्षण कर सकती है। और सब रूल 2 में ये बात मेंशन है कि जब तक कि कोर्ट कुछ और डायरेक्ट नहीं कर देती है तब तक हर एक एप्लीकेशन रूल नंबर 10 के तहत जो की जा रही है वो सपोर्टेड होगी एक एफिडेविट से, जिसमें ये शो किया गया होगा कि भाई जिस सूट में एप्लीकेशन किया गया है ये उस सूट के लिए जो रिकॉर्ड है वो कितना मटेरियल है, जिस रिकॉर्ड को रिक्वायर करने के लिए एप्लीकेशन किया गया है कि भाई वो रिकॉर्ड कितना ज़रूरी है, कितना मटेरियल है सूट के लिए, ये चीज़ एप्लीकेशन में मेंशन की जाएगी। और ये चीज़ कि भाई जो एप्लीकेंट है वो बिना रीजनेबल डिले के या फिर एक्सपेंस के जो रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड का पोर्शन एप्लीकेंट चाह रहा है, रिक्वायर कर रहा है, वो उसकी ड्यूली ऑथेंटिकेट कॉपी ऑब्टेन नहीं कर सकता है, या फिर ओरिजिनल का प्रोडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस ज़रूरी है। तो ये चीज़ें एफिडेविट में मेंशन की जाएंगी और ये एफिडेविट उस एप्लीकेशन के साथ लगाया जाएगा जो कि रूल नंबर 10 के तहत की जा रही है। और यहाँ पर सब रूल 3 में बात मेंशन है कि रूल नंबर 10 में हमने जो भी बातें पढ़ी हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्ट को किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को एविडेंस में यूज करने के लिए इनेबल कर रही हैं जो कि अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत सूट में इनएडमिसिबल होते हैं। ये कहा गया है सब रूल 3 में। और रूल नंबर 11 में सीधा सीधा ये कहा गया है कि जितना ऑर्डर नंबर 13 के प्रोविजंस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं उतना ही वो उन सभी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होंगे जो कि एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बस इतनी सी बात कही गई है रूल नंबर 11 में। सो गाइस ऑर्डर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया है। सारे के सारे रूल मैंने ऑर्डर नंबर 13 के आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आपको सारे रूल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर नंबर 14 सीपीसी की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपको चाहिए तो वो सारी की सारी एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।